Morning, students. Today we'll discuss how chromosome maintain at the end of mitosis, the last part which left in last class, and then further we'll start meiosis, right? Especially in plant, we studied meiosis in eukaryotes. We discussed about eukaryotes, and we focused on meiosis in plants. राइट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम अपना लास्ट क्लास का टॉपिक बचा हुआ पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहता है माइटोसिस के अंत में. उसके बाद हम यूकैरियोट्स में मियोसिस कैसे होता है, इसको हम इस क्लास में स्टडी करेंगे, राइट. एंड स्पेशली हम मियोसिस को यूकैरियोट्स में अध्ययन करेंगे, वह मुख्य रूप से प्लांट्स में इसका अध्ययन करेंगे. हम प्लांट्स में किस तरह मियोसिस होता है. मुख्य रूप से जो गैप फेजेस हैं सेल साइकिल की, और जो सेल साइकिल का टाइम है, क्या क्या किस स्टेज में क्या क्या टाइम है, इसको हम कैसे देखते हैं, और चेक पॉइंट इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चेक पॉइंट होते हैं, वो कैसे मेंटेन होते हैं. सो वील डिस्कस द गैप फेज ऑफ द सेल साइकिल अलाउ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल साइकिल stage, while also checking that the previous stage is finished correctly or not. So the remaining two phases of eukaryotic cell cycle are gap phases, which is G1 occurs prior to DNA synthesis and G2 between S phase and M phase. The gap phase of the cell cycle serve two purposes. First, they provide time for the cell to prepare for next phase of the cell cycle and to check the previous phase of cell cycle has been completed appropriately. For example, prior to entry into S phase, most cells must reach a certain size and level of protein synthesis to ensure that there will be adequate proteins, nutrients to complete the next round of DNA synthesis. If there is a problem with previous step in cell cycle, the cell cycle checkpoint arrests the cell cycle to provide time for the cell to complete that step properly. For example, the cell with damaged DNA arrests the cell cycle in G1 before DNA synthesis, or in G2 before mitosis, to prevent either event from occurring with damaged chromosome. This delay allows time for damage to be repaired before the cell cycle continues. So this is how these gap cycles are maintained. So students, now we understand how gap phases of cell cycle work. सेल साइकिल की जो गैप फेजेस हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और जो टाइम है, प्रिपरेशन टाइम है नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट सेल साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले, जो चेक पॉइंट है वो क्या क्या है. तो जो ये दो फेजेस हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल की, जिनको हम गैप फेजेस भी बोलते हैं, ये कौन सी हैं? जीवन. जीवन कब आती है? डीएनए सिंथेसिस से पहले, एस फेज से पहले, और जी2 जो कि एस फेज और एम फेज के बीच में आती है. तो ये जो गैप फेज है सेल साइकिल की, इनके दो मुख्य पर्पस होते हैं इनके आने के. पहला तो ये कि किसी सेल साइकिल की दूसरे चरण में जाने से पहले पहले चरण का काम सही से हुआ है या नहीं, और दूसरे चरण के लिए सेल तैयार है या नहीं, ये देखा जाता है गैप फेज में. उदाहरण के लिए अगर एस फेज में सेल्स एंटर हो रही हैं, तो प्रॉपर ये जो चेक पॉइंट है, इसमें देखा जाता है कि सेल का साइज और जो प्रोटीन सिंथेसिस लेवल है वो बड़ा है या नहीं, एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन है या नहीं, न्यूट्रिएंट कंप्लीट रूप से है या नहीं, जिससे कि डीएनए सिंथेसिस हो सके. उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रीवियस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट पर वो अरेस्ट हो जाती है सेल, और बिफोर की दूसरा उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलता है अगेन सेल को. सो इसका हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं. अगर सेल डैमेज है, तो डीएनए सेल साइकिल के जो जीवन में है, तो डीएनए अरेस्ट हो जाएगा बिफोर, इससे पहले कि डीएनए सिंथेसिस में जाए सेल, या फिर जी2 चरण पे
सेल अरेस्ट हो जाएगी, इससे पहले कि माइटोसिस में जाए उसको अपना जो पुराना काम है, बकाया हुआ काम है, उसको पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी डैमेज क्रोमोसोम नेक्स्ट किसी भी प्रोसेस में नहीं जाए। और इस डैमेज रिपेयर के लिए उसे समय दिया जाता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल में इन चरणों में G1 में और G2 में समय दिया जाता है और उसके बाद सेल साइकिल आगे कंटिन्यू होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डायग्राम पूरा माइटोसिस का है, डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स बाय जेम्स डी वॉटसन से लिया है। आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए। So student, this is the basic diagram of meiosis, and we study basic each and every step of meiosis in eukaryotic cells, right? You can easily see all the stages of meiosis. The meiosis, this meiotic cell division, first time described by Van Beneden in 1883. This meiotic cell division occurs in germ cells of the all living organisms, right? This we all know the basic concept. During meiosis, the genetic material of a diploid germ cell undergoes two nuclear divisions and resulting in the four haploid daughter cells, right? Each daughter cell has one half of the number of chromosomes as the parent cell. There are two successive nuclear divisions in meiosis as compared to the one division found in mitosis. So students, ये जो सेल डिवीजन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मेयोटिक सेल डिवीजन, सर्वप्रथम वैन बेनेडन ने 1883 में सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इस मेयोटिक सेल डिवीजन में जो जर्म सेल्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जर्म सेल्स में ये देखा जाता है, ठीक है। तो इस दौरान, इस मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स हैं, वो उनमें मुख्य रूप से दो न्यूक्लियर विभाजन होते हैं। उनके जेनेटिक मटेरियल मुख्य रूप से दो न्यूक्लियर विभाजन से होकर गुजरता है, और जिसके फलस्वरूप उनमें 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। प्रत्येक डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो अपने पेरेंट सेल से आधा पाया जाता है। अगर हम इसको माइटोसिस से कंपेयर करें तो इसमें दो न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस में होते हैं, जबकि माइटोसिस में एक डिवीजन पाया जाता है। So students, the two stages of meiosis are there, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 also called as reductional division, and meiosis 2 also called as equational division. Before a dividing cell enters meiosis, meiosis, it undergoes a period of growth called interphase. तो स्टूडेंट्स, मियोसिस में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, मियोसिस 1 व मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल विभाजन भी कह सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसे कहते हैं, और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जब भी सेल मियोसिस में प्रवेश करती है या मियोसिस प्रारंभ होता है, उससे पहले इस जो सेल है उसमें एक अवस्था और पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, इस ग्रोथ अवस्था को हम, वृद्धि की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। So first we discuss about interphase of meiosis. The interphase just prior to the entry of the cell into meiosis is known as pre-meiotic interphase. During S phase of pre-meiotic interphase, chromosome replication takes place. हम सबसे पहले इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। ये जब सेल मियोसिस विभाजन में जाती है, उससे पहले इंटरफेस अवस्था में रहती है। इसको हम प्री मियोटिक इंटरफेस भी कहते हैं।
इस अवस्था में हम देखते हैं कि जो एस फेज है वो प्री मियोटिक इंटरफेज कहलाती है, जिसमें कि रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है मुख्य रूप से। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट meiosis 1. Meiosis 1 separates homologous chromosome and produce two cells with haploid chromosome number n. For that reason, it is known as reductional division. So meiosis 1 basically consists of four stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. meiosis 1 में मुख्य रूप से स्टूडेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और दो सेल्स का निर्माण होता है। ये इनमें इन सेल्स में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये हैप्लॉइड्स होती हैं और इनमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए इस विभाजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस 1 मुख्य रूप से चार अवस्थाओं से मिलकर बनता है: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। So first we discuss about prophase 1. As you can see in this diagram, prophase 1 easily one pair of homologous chromosome in synopsis and four chromatid you can see in this diagram easily. So prophase 1 is the longest in the duration compared to prophase in mitosis. It takes about 85 to 95% of the total time of the meiosis and also much more complex stage. The prophase 1 can be further divided into 5 stages: लैप्टोटीन, zygotín, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो स्टूडेंट्स, प्रोफेज 1 आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपको, एक पेयर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का दिखाई दे रहा है और ये फोर क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं इसमें। तो ये जो प्रोफेज 1 अवस्था है, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो इसका जो समय है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे माइटोसिस विभाजन की प्रोफेज से कंपेयर करें तो ये मुख्य रूप से ये जो मियोसिस का प्रोफेज है वो पूरे जितने भी टाइम लगता है पूरे मियोसिस में, उसका 85 से 95% समय इसी अवस्था में लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अवस्था है। प्रोफेज 1 मुख्य रूप से 5 स्टेजेस देखी जाती हैं: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो फर्स्ट स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 की, वी कैन कॉल इट लैप्टोटीन और लैप्टोनीमा, राइट? So first we discuss about lactotin or lactonema stage. The first stage of prophase 1 is called lactotin or lactonema. All chromosomes begin to condense, so they become visible as fine thread. There is marked increase in nuclear volume, and also we can say a process of homologous search, which is essential to the initial pairing of homologous, is begins during this stage. So students, अभी हम सबसे पहले लैप्टोटिन के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में हम देखते हैं प्रोफेज 1 की इस अवस्था को हम लैप्टोटीन या लैप्टोनीमा बोलते हैं। हम इसमें देखते हैं कि सारे क्रोमोसोम है वो उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वो विजिबली दिखाई देने लगते हैं हमें, ठीक है। और इसके अलावा हमें इस पर्टिकुलर स्टेज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो एक होमोलोगस सर्च का प्रोसेस है वो इसी स्टेज में शुरू हो जाता है। इनिशियल पेयरिंग होमोलोगस की इसी स्टेज में पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसका डायग्राम आगे देखेंगे सारी स्टेजेस का नेक्स्ट स्लाइड पे। So next is zygote. Zygote stage also known as zygonema. So zygote, in this particular zygote stage, this stage begins with the initiation of pairing between homologous chromosome and it ends with the complete pairing. The process of pairing
between homologous chromosome is known as synapses. Homologous dyads start forming in this stage. आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, प्रोफेज 1 में वो जो साइनॉप्सिस है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। सो स्टूडेंट, ये जो होमोलोगस डायड है ये मुख्य रूप से जाइगोटिन स्टेज में बनते हैं। जाइगोटिन स्टेज को हम जाइगोनीमा भी बोलते हैं। ये इस स्टेज में मुख्य रूप से पेयरिंग इनिशिएट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना शुरू हो जाता है और इसका जो इसकी जो क्रोमोसोम की कंप्लीट पेयरिंग इसी स्टेज में हो जाती है। ठीक है, इस पेयरिंग की प्रक्रिया को एट द एंड हम अंत में देखते हैं कि इस पूरी पेयरिंग की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जब इसमें पेयर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइनॉप्सिस बोलते हैं। और होमोलोगस डायड्स इसमें अंत में हम देख सकते हैं। सो then again in this zygotine we can see synaptonemal complex is formed in this stage, particularly at the completion of zygoni- zygonema stage. The pair homologous takes the form of bivalents. As we discussed, this bivalent and monovalent we already discussed in mitosis. The number of bivalents in each species is equal to the haploid number. So हम देखते हैं स्टेज में ही, इस जाइगोटिनस स्टेज में ही जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसके अंत में हम देख सकते हैं जो होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम है उनमें बाइवेलेंट बनने प्रारंभ हो जाता है। जो बाइवेलेंट का नंबर है प्रत्येक स्पीशीज में उनके हैप्लॉइड नंबर के बराबर होता है। So now we discuss Pakitian stage. In Pakitian stage, we can also say this stage Pachynyma. The process of synapsis is complete. The two homologous of each bivalent appear to be attached with each other at the one or more point. These attachments are known as chiasmata. Crossing over is a precise breakage, swapping and reunion between two non-sister chromatids. Crossing over make new gene combination and which are an important source of genetic variation in population. So this stage is also very important. We can say it कायटिने या कायनेमा स्टेज। सो स्टूडेंट, फिर कायटिने और कायनेमा स्टेज हम दोनों रूप से इस स्टेज को बोल सकते हैं। इसमें सिनेप्सिस पूरा कंप्लीट हो जाता है जो शुरू होता है आरंभ में पहली स्टेज में। इसके अलावा जो दो होमोलोगस हैं जिनमें बाइवेलेंट अपीयर हुआ है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एक या दो पॉइंट पे। ठीक है, और इस अटैचमेंट को हम काइजमेटा बोलते हैं। होमोलोगस का जब बाइवेलेंट अपीयर होता है और जो अटैचमेंट होता है उसको हम काइजमेटा बोलते हैं। उसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ब्रेकेज होता है, स्वैपिंग होती है और दोबारा जुड़ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का इसी अवस्था में हम देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो क्रोमोसोम्स के बीच में पाई जाती है वो हम इसमें ही देख सकते हैं। सो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये न्यू जीन कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जेनेटिक वेरिएशन का एक बहुत ही मूलभूत इकाई है जो इस अवस्था में देखी जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिप्लोटिने। द डिप्लोटिने स्टेज इज ऑल्सो नोन एज diplonema. DNA recombination is completed in this stage. The chromatid continue to shorten and thickening, and the fourth sister chromatid in the group is called a tetra. The synaptonemal complex begins to break down in this stage, and the paired chromatids begin to pull apart, causing
the strand to separate longitudinally. The chiasmata tend to become transminalized, terminalized. Chiasmata tend to become terminalized as the meiotic prophase continues. So we can see some important changes in this stage, and हम इस टीनेज स्टेज को डिप्लोनिमा भी कह सकते हैं. इस अवस्था में हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन इस अवस्था में पूर्ण होता है, जो क्रोमेटिड मुख्य रूप से हम इसमें देखते हैं कि इस अवस्था में हम दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं. एक तो हम देखते हैं कि इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड हमें दिखाई देते हैं, जिससे इस ग्रुप को हम टेट्राड बोलते हैं, और इसमें स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटना शुरू हो जाता है. अब इसमें जो पेयर्ड क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से पुल होने लगते हैं, और उससे क्या होता है, इनका सेपरेशन होने लगता है, और जो काइस्मेटा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि मेयोटिक प्रोफेज को स्टार्ट होना है. इसलिए इसके बाद हम डायकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट डायकाइनेसिस. द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू कंडेंसेशन. इन दिस स्टेज nucleolus and nuclear envelope disappear toward the end of dikinesis. The spindle apparatus becomes organized. The centriole migrates away from one another. अब हम डायकाइनेसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इस स्टेज में हम मुख्य रूप से जो देखते हैं वो देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो बहुत ही छोटे और बहुत ही थिक एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनका कंडेंसेशन हो जाता है. इस कारण ऐसा होता है, इनकी थिकनेस बढ़ जाती है और बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं. ठीक है. इसमें न्यूक्लियोलर व न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ, जैसे जैसे डायकाइनेसिस का अंत होता है. जो स्पेंडल एपरेटस है वो ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है इस अवस्था में. राइट. स्पिंडल फाइबर्स इसमें ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं, धीरे धीरे बनने लगते हैं. जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं. ये हमने सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ा प्रोफेज 1 की. ठीक है. आगे हम पढ़ते हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. उसके बाद ये हमारा रिडक्टिव डिवीजन खत्म हो जाएगा. अब हम मेटाफेज 1 की बात करते हैं. अब आप देखिए इस डायग्राम में मेटाफेज 1 में आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर बन गए हैं. सेंट्रोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से अलग होते हुए. राइट. In basically the metaphase 1 includes some important changes, like all the bivalent migrates within a cell migrates to metaphase plate. One homologous is pulled above the metaphase plate, the other below. The centromere of homologous chromosome of each bivalent stretch out on either side. The centriole are at opposite pole of the cell. Right. Spindle fiber from one pole of the cell attached to the another to one chromosome, and the spindle fiber from the opposite pole attached to the homologous chromosome. जितने भी बाइवेलेंट हैं, जो बाइवेलेंट बने थे, वो इस मेटाफेज प्लेट की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं. हम इसमें मेटाफेज 1 में सबसे बड़ा चेंजेस हम ये देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. उसके अलावा जो एक होमोलोगस है वो मेटाफेज प्लेट की तरफ खिंचता है. आप इसमें देख सकते हैं आराम से. वह एक साइड खिंचता है, वह दूसरा होमोलोगस दूसरी साइड खिंचता है. फिर हम देख सकते हैं जो सेंट्रोमियर है होमोलोगस क्रोमोसोम के, प्रत्येक बाइवेलेंट के साथ ये स्ट्रेच आउट होते हैं. सेल्स के ऑपोजिट पोल पे हमें सेंट्रियोल इसमें दिखाई देते हैं.
जो पोल्स हैं उससे निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स। सो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं सेल से जो निकलते हैं, सेल के पोल से जो निकलते हैं, वो एक साइड से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, वे दूसरी जो स्पिंडल ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट पोल से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच करते हैं। ये हम इसमें देख सकते हैं। Now we discuss about anaphase 1. This anaphase 1 includes some important changes, that chromosome move to the opposite poles, as we can see easily, that homologous chromosome separates and move to opposite pole in anaphase 1. The microtubule and the kinetochore fiber interact, which cause the movement. ठीक है? Then a difference between mitosis and meiosis is that sister chromatid remain joined after metaphase in meiosis 1, whereas in mitosis they separate, right? So during anaphase 1, the original chromosome separates, so the reduction in the number of chromosomes from 2n to n appears, yet the sister chromatid remain together. सो एनाफेज 1 में हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होते हैं, हम आराम से देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर फाइबर हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट होता है। ठीक है, अब माइटोसिस और मियोसिस की में ये इस अवस्था में ये डिफरेंस है कि इसमें जो मेटाफेज सिस्टर क्रोमेटिड हैं मेटाफेज के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मियोसिस 1 में। ठीक है, जबकि माइटोसिस में वो सेपरेट हो जाया करते थे इस अवस्था तक सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज 1 में एक और इम्पोर्टेंट हम परिवर्तन देखते हैं, जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है एनाफेज 1 में वो अलग हो जाते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है, नंबर जो है क्रोमोसोम का वो 2n से n हो जाता है, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब now we discuss about telophase 1. So the homologous chromosome complete their migration to the two poles between sorting of spindles. The nuclear envelope organized around two groups of chromosome. The nucleolus also reappears in this stage. So basically टीलोफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली माइग्रेट हो जाते हैं दो पोल्स के दोनों पोल्स की तरफ और उनकी सॉर्टिंग होने लगती है, स्पिंडल्स की सॉर्टिंग होने लगती है। दोनों जो ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम के उनके उनके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर एनवलप बनने लगता है दोनों ग्रुप्स की तरफ। न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपियर होने लगती है इस स्टेज में, जैसा आप इसमें देख सकते हैं डॉटर न्यूक्लियस बना है टीलोफेज 1 में, राइट, और आपको सेल प्लेट अलग से दिख रही है। टेलोफेज 1 के बाद इट कम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फेरो रिजल्टिंग इन द पॉकेटिंग ऑफ द सेल इनटू टू सेल्स, राइट। टू डॉटर सेल्स इसमें बनती है क्लीवेज फेरो के थ्रू। एट द एंड हम इसमें देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज फेरो का फॉर्मेशन होता है जिससे कि टू सेल्स डिवाइड हो जाती है। एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1 and the cytokinesis, two daughter cells are produced, each with one half of the number of chromosome, haploid set of replicated chromosome of the original parent. टेलोफेज 1 में साइटोकाइनेसिस के अंत में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। प्रत्येक डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम थे उसका हैप्लॉइड सेट्स होता है ओरिजिनल पेरेंट से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम इसके अंत में देखते हैं। अब इसके बाद इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है।
Interkinesis is interphase 2. It is similar as interphase 1. It is a similar as interphase 1 which we already studied. So इस स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद हम देखते हैं कि इंटरकाइनेसिस अवस्था आती है, इसको हम इंटरफेज 2 भी कहते हैं और ये सिमिलर होती है जैसे इंटरफेज 1 होती है सिमिलर. So students, we discuss about this one part of meiosis. Now I'll show you the diagram of prophase, different stages of prophase, and in next class we'll study the another. Uh, this is the complete reduction division. Now we'll study that second, meiosis 2. So these are the stages of prophase. You can see easily lactotin, zygotin, and pacitin, diplotin, and diakinesis. Whatever we discuss, you can easily see in this diagram. So student, ये आप देख सकते हो, ये meiosis 1 की प्रोफेज 1 चरण के विभिन्न जो स्टेजेस आती हैं, ये वो हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी. पहली अवस्था लैक्टोटिन, दूसरी जाइगोटिन, तीसरी पैकेटिन, चौथी डिप्लोटिन व पांचवी डाइकाइनेसिस. जो भी हमने डिस्कस किया था वो आपको प्रत्येक अवस्था में देखने को मिल जाएगा. एंड आप एंड में आराम से देख सकते हैं कि डाइकाइनेसिस के अंत में होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो गया है पेयर्स. ठीक है.